Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to study BEGM 161 Understanding Poetry. आज हम इसका प्रिडिक्टेड सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने खुद तैयार किया है. इस एग्ज़ाम की टाइमिंग कितनी है? 3 घंटे की और मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का होगा ये. ठीक है, तो आपको 8 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको कोई 5 करने हैं. मैंने यहाँ पे हर क्वेश्चन में और दिया है, पर ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपको वहाँ और दिया हो. ठीक है, मैंने इसीलिए दिया है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम यहाँ आपको प्रोवाइड कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा होगा. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कस जॉन डॉन एज अ मेटाफिजिकल पोइट, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज पोइट्री. इंट्रोडक्शन. जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोइट्री का जनक मतलब फादर माना जाता है. मेटा मतलब बियॉन्ड और फिजिकल मतलब फिजिकल वर्ल्ड, यानी ऐसी पोइट्री जो फिजिकल वर्ल्ड से आगे सोच, फिलॉसफी, सोल और यूनिवर्स की बातें करे. डॉन ने अपने समय के ट्रेडिशनल सिंपल लव से हटकर एक नया राइटिंग स्टाइल शुरू किया जो बहुत डीप और इंटेलेक्चुअल था. नेक्स्ट क्या है? हु इज़ अ मेटाफिजिकल पोइट? मेटाफिजिकल पोइट्स वो होते हैं जो बहुत ही गहरे और मुश्किल टॉपिक्स पर लिखते हैं, जैसे कि प्यार, रिलीजन, डेथ, सोल और इंसानी ज़िंदगी, लॉजिक और इमेजिनेशन. ये पोइट सिर्फ इमोशंस पर निर्भर नहीं रहते, ये अपनी बात समझाने के लिए दिमाग, लॉजिक और बेहद अनोखी कल्पना का इस्तेमाल करते हैं. कंसीट्स. ये अपनी बातें समझाने के लिए अजीब और अनएक्सपेक्टेड कंपैरिजन करते हैं, जिन्हें कंसीट कहा जाता है. इनकी पोइट्री बहुत इंटेलिजेंट होती है और पढ़ने वाले को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है. जॉन डॉन को सबसे बड़ा और महान मेटाफिजिकल पोइट माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी लगभग हर पोएम में इन सभी फीचर्स का ही इस्तेमाल किया है. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉन डॉन पोइट्री. लव. डॉन की पोइट्री का सबसे ज़रूरी टॉपिक लव यानी प्यार है. ठीक है, उनका मानना था कि सच्चा प्यार सिर्फ फिजिकल नहीं होता बल्कि स्पिरिचुअल होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रिलीजन एंड फेथ. डॉन की बहुत सी पोएम में गॉड, फेथ, पाप और फॉरगिवनेस जैसे टॉपिक्स पर बात की गई है. अपनी ज़िंदगी के बाद का हिस्से में जब डॉन एक प्राइस्ट बन जाते हैं, एक पुजारी बन जाते हैं, तब उन्होंने बहुत सारे रिलीजियस और पवित्र पोएम्स लिखी हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यूज़ ऑफ कंसीट. डॉन की पोइट्री का सबसे बड़ा और ख़ास फीचर है कंसीट का यूज़. इसका मतलब है दो ऐसी चीज़ों को कंपेयर करना जो बिल्कुल अलग हो और जिसे देखकर सब हैरान हो जाएं. जहाँ बाकी पोइट्स अपने लवर्स को फ्लावर्स या मून से कंपेयर करते हैं, डॉन ने बिल्कुल एक अलग रास्ता चुना. उन्होंने कंपास से किया, जो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था. वो कंपास से, जो जियोमेट्रिकल कंपास होती है, उससे उनको कंपेयर किया था. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विट एंड इंटेलिजेंस. डॉन की पोएम्स हमेशा दिमाग से बाहरी और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स वाली होती है. ठीक है, रीजनिंग. वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स को पेपर पर लिख नहीं देते बल्कि उन फीलिंग्स के पीछे का रीज़न भी पूरी तरह समझाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एवरीडे एग्जाम्पल्स. हालांकि डॉन बहुत ही मुश्किल और इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स पर लिखते थे, पर उन्हें समझाने के लिए वो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स और डेली लाइफ के एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं. इस आम और फ्रेंडली भाषा, ऐसे इजी भाषा की वजह से मुश्किल फिलोसफिकल बातें भी आम रीडर्स को बहुत आसानी से समझ आ जाती थी. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डीप थिंकिंग. जॉन डॉन की पोइट्री पूरी तरह से फिलोसफिकल होती हैं, जिसमें सुपरफिशियल और ऊपर की बातें नहीं होती. उनकी पोएम्स ज़िंदगी के सबसे बड़े सवाल पूछती है, जैसे कि लाइफ, डेथ, लव, हेवन और सोल क्या है और इनका क्या मतलब है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? राइटिंग स्टाइल. डॉन जो भाषा इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही असरदार, मजबूत और शब्दों से रिच होती है. उनका स्टाइल 3 मुख्य चीज़ों का मिश्रण है: इमोशन, इमेजिनेशन और लॉजिक. वो दिल और दिमाग दोनों को एक साथ जोड़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इम्पॉर्टेंस ऑफ जॉन डॉन. जॉन डॉन ने इंग्लिश लिटरेचर में एक कविता लिखने का पूरा ढंग ही बदल दिया. चेंज्ड इंग्लिश लिटरेचर. न्यू स्टाइल इंट्रोड्यूस. उन्होंने नया स्टाइल इंट्रोड्यूस कर दिया. मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोइट. अपने इस नए ओरिजिनलिटी और
डीप आइडियाज़ की वजह से उन्हें हिस्ट्री का सबसे ज़रूरी मेटाफिजिकल पोएट माना जाता है। यूनिवर्सल थीम, उनकी पोएम्स को आज भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उनके टॉपिक्स यूनिवर्सल हैं, जैसे लव, फेथ और ह्यूमन लाइफ, जो हर देश और हर ज़माने के इंसान से जुड़े हैं। लास्ट क्या है अब हमारा कंक्लूजन। पूरी बात का निचोड़ ये है कि जॉन डॉन, जो बिल्कुल सही वजह से फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री कहा जाता है, उनके डीप आइडियाज़, अजीब कंपैरिजंस और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स उनकी पोइट्री को सबसे अलग और यादगार बना देते हैं। ठीक है, आज भी उनका काम इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो पूरी दुनिया के रीडर्स उनकी तारीफ करते हैं। कीवर्ड क्या है? जॉन डॉन, पोइट का नाम, मेटाफिजिकल पोइट्री, पोइट्री का टाइप। ठीक है, कंसीट क्या है? अनएक्सपेक्टेड और अनोखी तुलना। लव, प्यार का टॉपिक, रिलीजन, धर्म और भगवान से रिश्ता। फिलॉसफी, जिंदगी और मौत पर गहरी सोच। विट, दिमाग और चतुराई का यूज। लॉजिक, तर्क और आर्ग्यूमेंट से बात को सही प्रूव करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ कार्प डीम इन एंड्रयू मार्वेल्स पोइट्री विद सुटेबल एग्जाम्पल। एंड्रयू मार्वेल इंग्लिश लिटरेचर के एक बेहद मशहूर मेटाफिजिकल पोइट हैं। उन्हें उनकी सबसे महान और लोकप्रिय पोएम टू हिज कोएम मिस्ट्रेस के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। इस पोएम का सबसे मुख्य विचार, सबसे सेंट्रल थीम जो है वो कार्प डीम ही है। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है सीज द डे। क्या? कार्प डीम का मतलब होता है सीज द डे, इस दिन को पकड़ लो। मतलब ये फिर मेक द मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट टाइम, जो समय अभी चल रहा है उसका पूरा मज़ा उठाओ। मार्वेल का मानना है कि इंसानी ज़िंदगी बहुत छोटी है, समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, लोगों को प्यार और खुशियों का पूरा आनंद लेना चाहिए। ठीक है, मीनिंग ऑफ कार्प डीम। कार्प डीम का सिंपल साफ मतलब है एंजॉय टुडे बिकॉज टुमारो इज़ अनसर्टेन। आज के दिन को एंजॉय करो क्योंकि कल किसने देखा है। डोंट वेस्ट टाइम, यह आइडिया हमें सिखाता है कि हमें अपने समय फालतू में बर्बाद नहीं करना चाहिए। यूथ एंड ब्यूटी आर टेम्पररी, क्योंकि हमारी जवानी, सुंदरता और खुद ज़िंदगी हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, इसीलिए हर एक पल का सही उपयोग करना ज़रूरी है। मार्वेल्स थीम, मार्वेल की पोइट्री में ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से प्यार और समय के बीतने के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्प डीम इन हिज कोई मिस्ट्रेस। ये पोएम एक लवर और उसकी शर्मीली प्रेमिका के बीच की बात, मतलब कन्वर्सेशन के रूप में लिखी गई है। नो डिले, स्पीकर अपनी प्रेमिका को मनाने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें प्यार करने में और ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। 3 आर्ग्यूमेंट्स, अपनी बात को सही प्रूव करने के लिए स्पीकर 3 बड़े आर्ग्यूमेंट्स देता है। आर्ग्यूमेंट 1 क्या है? इफ़ टाइम वर लिमिटेड, अगर समय की कोई सीमा नहीं होती, एंडलेस टाइम होता, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स होते। रियलिटी चेक क्या है? ये हिस्सा दिखाती है कि सच्चा प्यार सच में बहुत सारा समय डिजर्व करता है, पर ऐसा तभी पॉसिबल है जब समय अनलिमिटेड हो, जो कि असल ज़िंदगी में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टाइम पास क्विकली, मतलब समय तेज़ी से बीतता है। ह्यूमन लाइफ इज़ शॉर्ट, नो वन कैन स्टॉप टाइम। टेम्पररी, यूथ एंड ब्यूटी। इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है इसमें? ये इस पोएम का सबसे ज़रूरी मैसेज है कि समय बेहद कीमती है और इससे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? एंजॉय द प्रेजेंट, लिव वाइल अलाइव। आखिरी में स्पीकर कहता है कि समय गंवाए बिना उन्हें अपनी ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर इज़ सर्टेन। नेक्स्ट, रियल मीनिंग क्या है कार्प डीम का? यही कार्प डीम का असली मतलब है कल का इंतज़ार करने के बजाय आज के दिन को पूरी तरह एंजॉय करो, जियो। ठीक है, मेन थीम्स ऑफ द पोएम। लव, पोएम दिखाती है कि सच्चे प्यार में बिना किसी डिले के रहना चाहिए। जो भी टाइम, समय बहुत तेज़ी से चलता है और एक बार बीत जाए तो फिर वापस नहीं आता। यूथ एंड ब्यूटी, ये दोनों चीज़ें टेम्पररी हैं, इसीलिए और ये उम्र के साथ धीरे धीरे ढल जाती है। डेथ, हर इंसान के लिए मौत बिल्कुल पक्की है, इसलिए लोगों को अपनी प्रेजेंट लाइफ की कदर करनी चाहिए। राइटिंग स्टाइल, एंड्रयू मार्वेल ने इस पोएम को एक सिंपल पर बहुत ही इंटेलिजेंट स्टाइल में लिखा है। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स यूज़ किए हैं, बात को पूरे तर्क और लॉजिक के साथ समझाया है। ब्यूटीफुल इमेजिनेशन, विविड इमेजरी है।
मेटाफिजिकल विट है, मतलब चतुराई और बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया है। परसुएसिव लैंग्वेज, किसी को अपनी बात मनवाने वाली असरदार भाषा का यूज़ किया उन्होंने। इम्पोर्टेंस ऑफ द पोएम, ये पोएम्स एक सबसे बेहतरीन और सटीक उदाहरण माना जाता है किसके लिए, पूरे इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। वैल्यूएबल मोमेंट्स, ये पोएम रीडर्स को लगातार याद दिलाती है कि समय कभी रुकता नहीं है, इसलिए ज़िंदगी का हर पल बेहद कीमती और वैल्यूएबल है। यूनिवर्सल मैसेज क्या है इसमें, हालांकि ये पोएम प्यार के बारे में है पर इसका मैसेज यूनिवर्सल है, यानी ये दुनिया के हर इंसान पर लागू होता है। ग्रैब अपॉर्चुनिटीज़, ये हम सबको सिखाती है कि समय के समझदारी से उपयोग करें तो हम अपॉर्चुनिटीज़ कोई हमारे हाथ से निकली ही नहीं, ठीक है। कंक्लूजन में क्या है, निचोड़ ये है कि एंड्रू मार्वेल ने टू हिज कोएम मिस्ट्रेस के जरिए काब डेम के विचार को बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। वो साफ समझाते हैं कि समय लिमिटेड है, जवानी और खूबसूरती हमेशा नहीं रहेगी, इसीलिए लोगों को अपने प्रेजेंट डे को, अपने प्रेजेंट टाइम को सबसे अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। उनके ये मैसेज रीडर्स को ज़िंदगी, प्यार और हर बीते हुए पल की कदर करना सिखाता है, ठीक है। कीवर्ड्स जो हमने पढ़ा वही सब है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वाई इज विलियम वर्ड्सवर्थ कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर, डिस्कस द मेजर थीम्स ऑफ हिज पोएट्री। विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश लिटरेचर के सबसे महान रोमांटिक पोएट्स में से एक हैं, पोएट ऑफ नेचर। उन्हें पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है क्योंकि नेचर ही उनकी पोएट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट या टॉपिक है। उनका मानना था कि नेचर सिर्फ देखने के लिए एक सुंदर नज़ारा नहीं है, बल्कि वो हमारे टीचर, फ्रेंड और गाइड भी है। उनकी पोएम्स दिखाती हैं कि नेचर के साथ समय बिताने के से इंसान शांत, दयालु और समझदार बनता है। व्हाई इज वर्ड्सवर्थ कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर, उनको ऐसा क्यों कहा गया है। वर्ड्सवर्थ को बचपन से ही नेचर से बहुत गहरा प्यार था। वो मानते थे कि रिवर्स, माउंटेन्स, फूल, चिड़िया, जंगल और आसमान इंसानी ज़िंदगी से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। पुराने पोइट्स की तरह वर्ड्सवर्थ सिर्फ नेचर की सुंदरता का ऊपर से बखान नहीं करते, उन्होंने ये समझाया कि कैसे नेचर हमारी सोच, भावनाएं, मतलब फीलिंग्स और कैरेक्टर को बदल सकती हैं। उनके मुताबिक नेचर हमें मॉरल वैल्यूज सिखाती हैं और एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करती हैं, इसीलिए उन्हें पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, मेजर थीम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री। नेचर एज ए टीचर, वर्ड्सवर्थ की पोएट्री का सबसे बड़ा थीम खुद नेचर है। उनका मानना था कि नेचर हमें दयालु होना, मतलब काइंड और पेशेंस और पीस जैसे कीमती सबक सिखाती है। बेटर देन बुक्स, उनके अनुसार एक इंसानी किताबों से ज़्यादा ज्ञान और सीख नेचर की गोद में बैठकर खुद मिल जाती है। नेचर एंड ह्यूमन लाइफ, वर्ड्सवर्थ का दृढ़ विश्वास था कि इंसानी और नेचर आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। हैप्पी एंड स्ट्रॉन्गर, जब लोग नेचर के पास रहते हैं तो वो खुश और मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं। चाइल्डहुड यानी बचपन वर्ड्सवर्थ की पोइट्री का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि बच्चे बिल्कुल मासूम और प्योर होते हैं, नेचर के क्लोज होते हैं। वंडर एंड इमेजिनेशन, वो क्योंकि करते हैं इमेजिनेशन। अडल्ट लूज इट, जबकि बड़े लोग जैसे जैसे उम्र में बड़े होते जाते हैं वो इस खूबसूरत क्वालिटी को धीरे धीरे खो देते हैं। इमेजिनेशन, वर्ड्सवर्थ मानते थे कि कल्पना हमें इस दुनिया की असली खूबसूरती को समझने में मदद करती है। एक कविता अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके गहरे इमोशंस को बयां करती है और आम रोज़मर्रा के एक्सपीरियंसेस में भी एक गहरा मतलब ढूंढ लेता है, ठीक है। सिंपल लाइफ, वर्ड्सवर्थ को आम लोगों की ज़िंदगी बहुत पसंद थी, खासकर गांव के लोग और किसान। ऑनेस्टी एंड विजडम, उनका मानना था कि ये आम लोग नेचर के ज़्यादा पास रहते हैं, इसलिए ऑनेस्टी, काइंडनेस और विजडम उनमें होती है। राइटिंग स्टाइल, वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री लिखने का एक बिल्कुल नया स्टाइल शुरू किया। उनके स्टाइल में ये मुख्य चीज़ें शामिल हैं, सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज, एवरीडे वर्ड्स, ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, डीप इमोशंस, पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर कॉमन पीपल। वो चाहते थे कि उनकी पोइट्री सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही नहीं बल्कि एक आम आदमी भी पढ़े, ठीक है, इसलिए फॉर कॉमन पीपल भी इंक्लूडेड है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू रोमांटिक पोइट्री,
वर्ड्सवर्थ ने रोमांटिक मूवमेंट को शुरू करने और चलाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। उनका दृढ़ विश्वास था कि सच्ची पोइट्री को हमेशा इन 4 चीज़ों में एक्सप्रेस करना चाहिए: फीडिंग इमेजिनेशन, लव ऑफ नेचर, फ्रीडम ऑफ थॉट, इंस्पायर्ड लेटर पोइट्स। ये सब कुछ जो है एक पोएम को एक्सप्रेस करना चाहिए। इंस्पायर्ड लेटर पोइट्स, उनके इन्हीं क्रांतिकारी विचारों ने उनके बाद आने वाले बहुत से पोइट्स को इंस्पायर भी किया। इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री, उनकी पोएम्स हमें हमेशा याद दिलाती हैं कि एक खुशहाल और शांतिपूर्ण ज़िंदगी जीने के लिए नेचर हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अब हमारा कंक्लूजन। सब बातों का निचोड़ ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को बिल्कुल सही वजह से पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है, क्योंकि नेचर ही उनकी हर कविता का हार्ट है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन एस.टी. कॉलरिज पोइट्री। कॉलरिज इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बड़े रोमांटिक पोइट्स में से एक हैं। उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर 1798 में एक महान बुक लिरिकल बैलेड्स पब्लिश की, जिससे इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत हो गई। डिफरेंस फ्रॉम वर्ड्सवर्थ, जहाँ वर्ड्सवर्थ आम जिंदगी और नेचर पर लिखते हैं, वहाँ कॉलरिज इमेजिनेशन, ड्रीम्स, मिस्ट्री, सुपरनैचुरल चीज़ों पर लिखने के लिए फेमस हुए। उनकी पोएम्स पढ़ने वाले को एक ऐसी जादुई दुनिया में ले जाती है जहाँ रीडर्स को वंडर और एक्साइटमेंट मिलती है। मीनिंग ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का मतलब है दिमाग में नए आइडियाज़ या और पिक्चर्स बनाने की काबिलियत, क्रिएटिव पावर, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। क्रिएट्स अ मैजिकल वर्ल्ड, कॉलरिज अपनी कल्पना का सब इस्तेमाल करके ऐसी दुनिया बना लेते थे, बनाने के लिए करते थे जो मिस्ट्री और सुंदरता से बाहरी हो। ठीक है, भरी हो। अनफॉरगेटेबल प्लेसेस, उनकी पोएम्स रीडर्स को ऐसी अनोखी जगह पर ले जाती हैं जहां अजीब और अद्भुत चीज़ें होती हैं, जो उनकी पोइट्री को एक्साइटिंग और अनफॉरगेटेबल बना देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। सुपरनैचुरल एलिमेंट्स इन कॉलरिज पोइट्री। सुपरनैचुरल का मतलब है ऐसे इवेंट्स जो प्रकृति के नेचर से समझी नहीं जा सकती। एग्जाम्पल, भूत, स्पिरिट्स, मैजिकल फोर्सेस, श्राप और मिस्टीरियस सपने शामिल हैं। कॉलरिज इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी पोएम्स को ज़्यादा असरदार और मीनिंगफुल बनाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, द राइम ऑफ द एंशिएंट मानियर। ये एक खोजी यात्री की कहानी है जो एक पवित्र पक्षी को मार देता है। उस पक्षी को मारने पर उसे जादुई ताकतें मतलब सुपरनैचुरल पावर्स से सजा दी जाती है। पोएम में बहुत सी अजीब चीज़ें होती हैं। एक घोस्टली शिप दिखाते हैं, मरे हुए सेलर्स जिंदा हुए लगते हैं, स्पिरिट्स जहाज़ को रास्ता दिखाती हैं, मानियर अपनी गलती की वजह से बहुत तड़पता है। ये सारी चीज़ें हमें सिखाती हैं कि हर जीव की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि नेचर पवित्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। कुबला खान। ये पोएम एक सपने जैसे जादुई महल के बारे में बताती है। इसमें खूबसूरत नदियाँ, केव्स और रहस्यमयी नज़ारे हैं। कॉलरिज कल्पना और फैंटेसी को मिलाकर एक बेहद खूबसूरत और मिस्टीरियस दुनिया बनाते हैं। राइटिंग स्टाइल, कॉलरिज का राइटिंग स्टाइल बिल्कुल अलग है क्योंकि वो इन सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ते हैं। किन किन चीज़ों को। इमेजिनेशन, मिस्ट्री, सिंबलिज्म, ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन, म्यूजिकल लैंग्वेज, डीप इमोशंस, विजुअल इमेजेस। उनकी पोइट्री पढ़ते ही दिमाग में सारे सीन साफ साफ दिखने लगते हैं। नेक्स्ट क्या है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉलरिज पोइट्री। कॉलरिज ने रोमांटिक पोइट्री में कल्पना और सुपरनैचुरल थीम्स को लाकर उसे और भी ज़्यादा बेहतर और रिच बना दिया। उनकी पोएम्स ये दिखाती हैं कि पोइट्री सिर्फ असली ज़िंदगी को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं है। पोइट्री का काम ड्रीम्स, मिस्ट्री और ह्यूमन माइंड को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, उनका काम आज भी रीडर्स को इसलिए पसंद है क्योंकि वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ मॉरल और फिलोसफिकल आइडियाज़ को एक साथ जोड़ते हैं। कंक्लूजन क्या है। पूरी बात का निचोड़ ये है कि इमेजिनेशन और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स ही एस.टी. कॉलरिज की पोइट्री का सबसे खास और ज़रूरी
फीचर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस नेचर एंड ह्यूमन लाइफ इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट्री। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के सबसे महान और लोकप्रिय पोइट्स में से एक हैं। वो अपनी पोएम्स में नेचर, विलेज लाइफ, ह्यूमन रिलेशनशिप्स और लाइफ चॉइसेस के बारे में लिखने के लिए मशहूर हैं। उनकी अधिकतर पोएम्स गांव या देहाती इलाकों पर आधारित होती हैं, जहां जंगल, पेड़, बर्फ, रास्ते, चिड़िया और मौसम का जिक्र होता है। फ्रॉस्ट जब दिखावे के लिए नेचर की सुंदरता का बखान नहीं करते, वो नेचर का इस्तेमाल इंसानी ज़िंदगी, इमोशंस, एक्सपीरियंस को समझाने के लिए करते हैं। नेचर इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट्री, नेचर ही फ्रॉस्ट की कविताओं का सबसे मुख्य विषय, सेंट्रल थीम है। वो कुदरती दुनिया से बहुत प्यार करते हैं और चाहते थे कि इंसान हमेशा इससे जुड़ा रहे। उनकी पोएम बहुत ही आम और सिंपल चीज़ों के बारे में होती हैं, जैसे ट्रीज, वुड, स्नो, रोड्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, सीजन्स, सिंबलिक वैल्यू। ये सभी नेचुरल चीज़ों सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं हैं, बल्कि ये इंसानी ज़िंदगी के अलग अलग सिचुएशन और सच्चाइयों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेचर एज ए टीचर, विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह रॉबर्ट फ्रॉस्ट का भी पक्का मानना था कि इंसान नेचर की ज़िंदगी से बहुत सबक सीख सकता है। उनके मुताबिक नेचर हमें मुख्य रूप से 2 बड़ी चीज़ें सिखाती है, पेशेंस, हार्डवर्क, 5 चीज़ें सिखाती है, होप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेज। ये सब कुछ कौन सिखाता है? नेचर, ठीक है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन, उनकी पोएम रीडर्स को प्रेरित करती थी कि वो नेचर को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि नेचर का हर एक हिस्सा हमें कुछ ना कुछ मीनिंगफुल टीच करता है, कुछ सिखाता है, ठीक है। नेचर एंड ह्यूमन इमोशंस, कनेक्शन विद फीलिंग्स, फ्रॉस्ट नेचर के अलग अलग रूपों को इंसानी फीलिंग्स से जोड़ते हैं। एग्जाम्पल, क्वाइट फॉरेस्ट, एक शांत जंगल, लॉनली रोड, एक अकेला सड़क या रास्ता, फॉलिंग स्नो, गिरती हुई बर्फ़, ये खामोशी या सैडनेस को दर्शाता है। लोनली रोड, ये ज़िंदगी के एक बड़े और महत्वपूर्ण फैसले को दर्शाता है। क्वाइट फॉरेस्ट, ये मन की शांति को दर्शाता है, ठीक है। मिरर ऑफ लाइफ, इस तरह से नेचर इंसान के अंदर चल रहे इमोशंस को, उसके एक्सपीरियंसेस को बाहर रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लाइफ इज़ फुल ऑफ चॉइसेस। फ्रॉस्ट के सबसे महान और लोकप्रिय विचार ये है कि ज़िंदगी में हमें हर मोड पर चॉइसेस करने पड़ते हैं। द रोड नॉट टेकन, उनकी सबसे मशहूर पोएम द रोड नॉट टेकन में जो 2 रास्ते हैं वो असल में ज़िंदगी के 2 अलग अलग ऑप्शंस या चॉइसेस को दर्शाते हैं। ये पोएम हमें सिखाती है कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में बड़े डिसीजन लेने ही पड़ते हैं। हमारे हर एक फैसले का एक नतीजा होता है जो हमारी फ्यूचर तय करता है। हमें हमेशा समझदारी से रास्ता चुनना चाहिए और अपने फैसलों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। नेचर एंड हार्डवर्क, फॉरेस्ट को गांव के लोगों का सच्चा जीवन बहुत पसंद था। उनका मानना था कि सक्सेस हमेशा इन 3 चीज़ों से आती है, क्या क्या, हार्डवर्क, ऑनेस्टी, पेशेंस, ठीक है। उनकी पोएम्स में फार्मर्स और आम मेहनतकश लोगों को नेचर के पास काम करते हुए दिखाया जाता है और फ्रॉस्ट उनकी इस सीधी और मेहनत भरी ज़िंदगी की बहुत इज्जत भी करते हैं। राइटिंग स्टाइल कैसा है इनका? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री उनके बेहद सरल और सीधे स्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उनकी पोएम्स में क्या चीज़ें मुख्य शामिल होती हैं? ईजी लैंग्वेज, नेचुरल कन्वर्सेशन, ब्यूटीफुल इमेजेस, सिंबलिज्म, डीप मीनिंग हिडन बिहाइंड सिंपल वर्ड्स। हालांकि उनकी पोएम्स ऊपर से बहुत सरल लगती हैं, पर उनमें ज़िंदगी के बहुत ज़रूरी और बड़े मैसेजेस होते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट्री, उनकी पोइट्री आज भी इसलिए पॉपुलर है क्योंकि वो आम इंसान के रोज़मर्रा के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। उनकी पोएम्स रीडर्स को ये 4 मुख्य बातें सिखाती हैं, क्या क्या? नेचर के पास रहना, टू स्टे क्लोज टू नेचर, समझदारी से बड़े फैसले लेना, मतलब टू मेक वाइज डिसीजन, ज़िंदगी की मुश्किलों का हिम्मत से सामना करना, टू फेस लाइफ डिफ़िकल्टीज विद करेज, सादा जीवन जीने की कदर करना, टू अप्रिशिएट सिंपल लिविंग, स्टिल रेलिवेंट। उनका ये मैसेज आज की इस भाग दौड़ भरी मॉडर्न दुनिया में भी पूरी तरह से रेलिवेंट, मतलब लागू होता है। कंक्लूजन में क्या है?
ये सब बातों का निचोड़ ये है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नेचर को इंसानी ज़िंदगी के साथ बहुत ही खूबसूरती से जोड़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सप्लेन द थीम ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम एंड आइडेंटिटी इन लैंगस्टन हग्स पोइट्री। लैंगस्टन हग्स अमेरिका का सबसे महान अफ्रीकन अमेरिकन पोइट में से एक थे। वो हार्लेम रेनेसांस, एक ऐसा दौर जब ब्लैक आर्टिस्ट, राइटर्स और म्यूजिशियंस ने अपनी कला के ज़रिए अपने हक की आवाज़ उठाई थी, तब के बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर थे। उन्होंने अमेरिका में रहने वाले ब्लैक लोगों की ज़िंदगी, उनके स्ट्रगल्स, उनके सपने और उनकी उम्मीदों के बारे में लिखा। उनकी पोइट्री हमेशा रंग भेद और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बोलती थी। उनका काम हमेशा इक्वालिटी, फ्रीडम, ह्यूमन डिग्निटी का सपोर्ट करती थी। उनकी सिंपल भाषा और पावरफुल मैसेज ने उन्हें एक महान कवि बना दिया। इक्वालिटी इन लैंगस्टन हग्स की कविताओं का सबसे महत्वपूर्ण वो जो विषय इक्वालिटी है, द रियलिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जब हग्स जिंदा थे तब अमेरिका में ब्लैक लोगों के साथ एजुकेशन, जॉब्स, हाउसिंग और ज़िंदगी के हर मोड़ पर बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। हग्स ने दृढ़ विश्वास था उनको कि इक्वल राइट्स फॉर ऑल वो लाकर रहेंगे। उसके लिए वो जो भी कर सकते हैं वो करेंगे थ्रू पोइट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आइडियल सोसाइटी। नेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद फ्रीडम। हग्स का मानना था कि फ्रीडम हर एक इंसान का सबसे मुख्य और बेसिक राइट है। सेम अपॉर्चुनिटीज़, वो चाहते थे कि ब्लैक लोगों के वही सीधे उनको वही आज़ादी मिले, वही मौके मिले जो सबको मिलते हैं। सोसाइटी विदाउट फेयर, अपनी बहुत सी पोएम्स में उन्होंने ऐसी समाज का सपना देखा है जहाँ लोग बिना किसी डर, बिना किसी इनजस्टिस या भेदभाव के जी सकें। ट्रू फ्रीडम्स मीनिंग, हग्स के लिए असली ज़िंदगी का मतलब यह 4 चीज़ों में है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल राइट्स, रिस्पेक्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल, फ्रीडम फ्रॉम ऑप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिटी, प्राइड इन कल्चर। आइडेंटिटी यानी पहचान हग्स की पोइट्री का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो अफ्रीकन अमेरिकन को प्रेरित करते थे कि वो अपने कल्चर, हिस्ट्री और ट्रेडिशन पर गर्व महसूस कर सकें। सेल्फ रिस्पेक्ट, वो अपनी पहचान को छुपाने के बजाय हग्स के मानना था कि लोगों को खुद को पूरे आत्मनिर्भरता मतलब कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। उनकी पोएम सिखाती है कि हर एक कम्युनिटी की अपनी एक कल्चर होती है, डाइवर्सिटी होती है, जिसे हमें हमेशा मानना चाहिए। ठीक है, स्टाइल, एक सेकेंड, आइडेंटिटी, होप, ड्रीम्स, सिंपल लैंग्वेज एंड स्टाइल, पावरफुल इमेजेस, दिमाग में पिक्चर बन जाए, म्यूजिकल रिदम, गाने जैसे रिदम होता है। ठीक है, easy language, strong emotions, powerful images, musical rhythm, inspiration from jazz and blues music. म्यूजिक से इंस्पिरेशन ली है उन्होंने। ठीक है, कंट्रीब्यूशन, वॉइस टू ब्लैक पीपल। उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, रेशियल इंजस्टिस, भेदभाव के खिलाफ जागरूकता फैलाई, राइट फॉर इक्वालिटी, बराबरी के लिए इंस्पिरेशन लाई, सेलिब्रेटेड कल्चर का जश्न मनाया, अमेरिकन लिटरेचर का बड़ा हिस्सा। ठीक है, इम्पोर्टेंस टुडे, स्टिल रेलिवेंट, उनके विचार आज भी ज़रूरी हैं। भेदभाव के खिलाफ लड़ाई की फाइट गोज ऑन, एवरीवन डिजर्व्स इक्वल राइट, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, ह्यूमन डिग्निटी, पावरफुल वॉइस। हग्स एक मजबूत आवाज़ थे। ठीक है, कंक्लूजन में ये बताया गया है, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया, इंस्पायरिंग सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाई इज Nizam Ezekiel, called the father of modern Indian English poetry, discuss his contribution to Indian English poetry. निज़म एज़ेकियल एक महान इंडियन इंग्लिश पोइट थे। उनका जीवन 1924 से 2000 तक था। फादर ऑफ मॉडर्न पोइट्री, उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री कहा जाता था क्योंकि उन्होंने इंडियन पोइट्री को एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया। उनसे पहले एक इंडियन पोइट ब्रिटिश स्टाइल में करते थे। एज़ेकियल ने पहली बार असली इंडियन आवाज़ को पोइट्री में लाया। उन्होंने हमारे समाज पर लिखा, सिटी लाइफ, शहर की भागदौड़ को दिखाया, सिंपल फैमिली एंड आइडेंटिटी,
ऑर्डिनरी पीपल। राइटिंग स्टाइल कैसा है, उनकी भाषा बहुत सरल है। रियलिस्टिक पोइट्री, वो जैसा है वैसा ही दिखाते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट पोइट, आज उन्होंने इंडिया के सबसे महान पोइट्स में से गिना जाता है, ठीक है। ये सब कुछ वही है। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस द थीम्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन एंड मेमोरी इन A.K. रामानुजन पोइट्री। ये सब कुछ मैंने आपको पहले वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ये वीडियो बहुत लंबी जा रही है इसलिए मैं अब डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी। A.K. रामानुजन एक महान इंडियन इंग्लिश पोइट थे, ट्रांसलेटर और स्कॉलर भी थे। उनकी पोइट्री का इंडियन फैमिली स्टाइल, लाइफ, ट्रेडिशन और मेमोरी से बहुत ही गहरा और पक्का रिश्ता था। और पर्सनल एक्सपीरियंस, वो हमेशा अपने खुद के जीवन के अनुभव के बारे में लिखते थे। सिंपल लैंग्वेज, डीप मीनिंग, उनका राइटिंग स्टाइल बहुत सरल है पर उनके आइडियाज़ और इमोशंस बहुत गहरे होते थे। उनकी पोएम से रीडर्स को समझ आता है कि कैसे फैमिली और कल्चर ट्रेडिशन किसी इंसान की ज़िंदगी और उसकी पहचान को बनाती है। फैमिली इन रामानुजन पोइट्री, परिवार उनकी पोइट्री का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट विषय है। वो अपनी पोएम्स में अक्सर अपने परिवार के लोगों के बारे में लिखते हैं, जैसे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेटिव्स, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, फैमिली रिलेशनशिप्स, फर्स्ट स्कूल ऑफ लाइफ। रामानुजन के मुताबिक परिवार ही वो पहली जगह होती है जहाँ कोई भी इंसान संस्कार, प्यार और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीखता है। ट्रेडिशन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कश्मीर, एक्साइल एंड मेमोरी इन आगा शाहिद अली's पोइट्री। आगा शाहिद अली एक बेहद मशहूर इंडियन इंग्लिश पोइट थे। उनका जन्म कश्मीर में हुआ था पर बाद में वो यूनाइटेड स्टेट्स में रहने लगे। अपने होमलैंड से दूर रहने के बाद भी वो कश्मीर को कभी नहीं भूले। उनकी पोइट्री में कश्मीर के लिए गहरा प्यार, अपनों से दूर होने का दर्द, घर की यादें और वहाँ की कॉन्फ्लिक्ट का दुख साफ झलकता है। कश्मीर इन आगा शाहिद अली पोइट्री। शाहिद अली की पोइट्री का सबसे मुख्य और सबसे बड़ा थीम कश्मीर ही है। सिंबल ऑफ एवरीथिंग, उनके लिए कश्मीर सिर्फ एक जगह या ज़मीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि वो इन 5 चीज़ों का सिंबल है। किन चीज़ों का? ब्यूटी, होम, लव, पीस, कल्चर, ठीक है। ब्यूटी एंड सैडनेस, उनकी पोएम कश्मीर के पहाड़, लेक्स, नदियाँ और बागों की खूबसूरती को बयां करती है, पर इसके साथ ही वहाँ पर हुए वायलेंस और लोगों की तकलीफ़ों का गहरा दुख भी दिखाती हैं। वो चाहते थे कि रीडर्स कश्मीर की खूबसूरती और उसके दर्द दोनों को समझें। एग्जाइल का मतलब होता है अपने वतन या घर से दूर किसी दूसरी जगह पर रहना। हालांकि शाहिद अली अमेरिका में रहते थे पर उनका दिमाग और दिल हमेशा कश्मीर में ही बसा रहता था। उनकी पोएम्स दिखाती हैं जब एक इंसान अपने घर से दूर होता है तो वो अंदर से कितना अकेला और दुखी महसूस करता है। एग्जाइल अपने साथ ये 4 मुख्य चीज़ें लेकर आता है। क्या क्या? लोनलीनेस, सेपरेशन, होम सिकनेस, इमोशनल पेन। मेमोरी, यादें उनकी पोइट्री में एक पुल का काम करती हैं जो उन्हें उनके वतन कश्मीर से जोड़े रखती हैं, ठीक है। अब हम इसकी क्विक रिविजन करते हैं। पहले मेमोरी हमने देख लिया ना। आइडेंटिटी, पोइट का मानना है कि एक इंसान की, एक पर्सन की ही आइडेंटिटी किससे रिलेटेड होती है, किससे कनेक्टेड होती है? अपने होमलैंड से, लैंग्वेज से, कल्चर से, फैमिली से, पर्सनल मेमोरीज से, ठीक है। राइटिंग स्टाइल, आगा शाहिद अली पोइट्री जो ये है वो ब्यूटी और इमोशनल डेप्थ तक है। उनका स्टाइल क्या क्या इंक्लूड करता है? सिंपल बट पावरफुल लैंग्वेज, रिच इमेजरी, सिंबलिज्म, म्यूजिकल रिदम, emotional expression. He also popularized the English ghazal, combining traditional poetic from the modern themes. Contribution to Indian English poetry. आगा शाहिद अली ने लिटरेचर में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिए हैं। इंग्लिश गज़ल, उन्होंने इंग्लिश पढ़ने वाले रीडर्स को गज़ल फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रेडिशनल गज़ल के रूल्स को फॉलो करके खूबसूरत शायरी लिखी। वॉइस टू कश्मीर, उन्होंने कश्मीर के लोगों की तकलीफ़ों और उनके जज्बातों को अपनी पोइट्री के ज़रिए एक बेहद पावरफुल आवाज़ दी। मेमोरीज एंड इमोशंस, उन्होंने अपनी पर्सनल यादों को ऐसी यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशंस के साथ मिलाया जिसे दुनिया का कोई भी इंसान आसानी से फील कर सकता है। इंटरनेशनल अटेंशन, उनकी पोइट्री की वजह से कश्मीरी कल्चर और वहाँ के लोगों के सच्चे एक्सपीरियंस पर पूरी दुनिया का ध्यान गया। इम्पोर्टेंस ऑफ हिज पोइट्री,
शाहिद अली की पोएम हमें 4 बहुत ज़रूरी बातें याद दिलाती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पीस, लव फ्रॉम वंस होमलैंड, द पेन ऑफ सेपरेशन, वैल्यू ऑफ मेमोरी एंड आइडेंटिटी, ग्लोबल रेलेवेंस। उनका मैसेज आज भी पूरी दुनिया में रेलेवेंट है क्योंकि आज भी बहुत से लोग डिस्प्लेसमेंट और होम सिकनेस के दर्द झेल रहे हैं। कंक्लूजन, पूरी बात का निचोड़ ये है कि आगा शाहिद अली ने अपनी पोइट्री में कश्मीर, एग्जाइल और मेमोरी के थीम्स को बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। उनकी पोएम्स अपने वतन के लिए गहरे प्यार और उससे दूर रहने का दर्द साफ दिखाती हैं। ठीक है, डिस्कस फैमिली रिलेशनशिप्स एंड लोनलीनेस इन दिलीप चित्रे पोइट्री। दिलीप चित्रे एक प्रसिद्ध इंडियन पोइट थे। वो ट्रांसलेटर और फिल्म मेकर भी थे। उनका जीवन काल 1938 से 2009 तक था। उनकी प्रॉब्लम बहुत सिंपल होती थी, उनकी पोएम्स बहुत सिंपल होती थी। उनका मीनिंग बहुत गहरा होता था। वो फैमिली और लोनलीनेस पर लिखते थे। पोएम फादर रिटर्निंग होम बहुत फेमस हुई उनकी। ये पोएम परिवार में इमोशनल दूरी दिखाती है। फैमिली रिलेशनशिप्स, फैमिली उनकी पोइट्री का मुख्य थीम है। उनके मुताबिक फैमिली में लव होना चाहिए, फैमिली में केयर और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, परिवार में सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। मॉडर्न लाइफ में लोग बहुत बिजी हो गए हैं, लोग अपने काम में फंसे हुए हैं, इस वजह से परिवार में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। लोग एक दूसरे की फीलिंग्स नहीं समझते। पोएम में फादर फैमिली के साथ रहते हैं, फिर भी वो बिल्कुल अकेले हैं। उनके बीच कोई इमोशनल कम्युनिकेशन नहीं है। साथ रहना मतलब इमोशनल क्लोज होना नहीं है। ठीक है, फिर लोनलीनेस इन मॉडर्न लाइफ। लोनलीनेस इस कविता का सेंट्रल थीम है। फादर रोज क्राउडेड लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं। भीड़ में भी वो अकेला महसूस करते हैं। घर पहुंचने पर कोई उन्हें नोटिस ही नहीं करता, कोई उनकी थकान नहीं समझता, उनके इमोशन की कोई परवाह नहीं करता। ये अकेलापन फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल है। इंसान परिवार के साथ भी अकेला हो सकता है। ठीक है, फिर सिटी लाइफ। दिलीप चित्रे मॉडर्न सिटी लाइफ की परेशानियों को दिखाते हैं। उनके मुताबिक शहर की ज़िंदगी बहुत बिजी है। ये ज़िंदगी बहुत फास्ट भाग रही है। लोग एक मैकेनिकल लाइफ जी रहे हैं। इस लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। लोग अपना ज़्यादा टाइम सिर्फ काम और ट्रैवल करने में ही निकाल देते हैं। इस वजह से उनके पास फैमिली के लिए टाइम ही नहीं बचता। वो अपनी फीलिंग्स परिवार के साथ शेयर कर ही नहीं पाते। पोएम में दिखाया गया है क्राउडेड ट्रेन का सिंबल है। ये आज के समाज के अकेलापन और बिजी लाइफ को दर्शाती है। ठीक है, फादर चाइल्ड रिलेशनशिप्स। ये पोएम पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच के रिश्ते को भी हाईलाइट करती है। फादर ने पूरी ज़िंदगी अपने परिवार के लिए बहुत कड़ी मेहनत की, लेकिन जब उनका बुढ़ापा आने लगा और उन्हें परिवार का अटेंशन फिर भी नहीं मिला, उन्हें कोई इमोशनल सपोर्ट या सहारा नहीं मिलता। चित्रे हमें याद दिलाते हैं कि पेरेंट को भी लव और केयर चाहिए। जब वो बूढ़े हो गए हैं तो उन्हें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये मैसेज दुनिया के हर परिवार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर राइटिंग स्टाइल। दिलीप चित्रे का लिखने का स्टाइल बहुत सिंपल है। उनका स्टाइल बहुत रियलिस्टिक है, असल ज़िंदगी जैसा है। उनकी पोइट्री बहुत इमोशनल होती है। उनके पोएम्स में सिंपल लैंग्वेज का यूज़ होता है। वो रियल लाइफ सिचुएशन पर बातें करते हैं। उनकी पोइट्री में बहुत सारा सिंबलिज्म है। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग इमेजरी से दिमाग में सीन क्रिएट कर देते हैं। उनकी पोएम को पीछे बहुत डीप इमोशंस होते हैं, गहरे जज्बात होते हैं। वो रोज़मर्रा की आम बातों से इंसान की ज़िंदगी के बड़े सच समझाते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ द पोएम, फादर रिटर्निंग होम मॉडर्न सोसाइटी की प्रॉब्लम को मिरर करती है। ये पोएम हमें अपने परिवार की वैल्यू करना सिखाती है। ठीक है, मॉडर्न वैल्यूज़। पोएम हमें सिखाती है कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, दूसरों की फीलिंग को समझना ज़रूरी है, अपनों के बीच इमोशनल डिस्टेंस को अवॉइड करना चाहिए। ये मैसेज आज की फास्ट और बिजी दुनिया में बहुत रेलेवेंट है। ठीक है, कंक्लूजन, दिलीप चित्रे की पोइट्री फैमिली रिलेशनशिप्स और लोनलीनेस को ब्यूटीफुली प्रेजेंट करती है। फादर रिटर्निंग होम दिखाती है कि मॉडर्न लाइफ परिवार के अंदर भी इमोशनल दूरी ला सकती है। उनका सिंपल लैंग्वेज और रियलिस्टिक स्टाइल रीडर्स को परिवार में लव, केयर और कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस समझाती है। उनकी पोइट्री हमें इंस्पायर करती है कि हम अपने रिश्तों की वैल्यू करें और अपनों को सपोर्ट करें। ठीक है, ये कीवर्ड्स आगे नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ पोइट्री फ्रॉम द मार्जिन्स, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर विद सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है,
इज़ दिस पोइट्री? ये क्या होती है? ये पोइट्री उनकी है जिनको सोसाइटी ने इग्नोर किया। इसमें ओप्रेस्ड लोग अपनी बात कहते हैं, जैसे कि दलित, आदिवासी और वुमेन ग्रुप। ये उनकी स्ट्रगल्स, आइडेंटिटी और कल्चर को दुनिया तक पहुंचाती है। फेमस पोइट्स में निर्मला पुटल ज्योति, लांजेवार और सुखीरता रानी। मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइज्ड, जिन्हें बराबर का अधिकार नहीं मिलता, ना ही सम्मान और अपॉर्चुनिटीज़ ये लोग फेस करते हैं। गरीबी, भेदभाव, सोशल इनजस्टिस, पढ़ाई की कमी, आइडेंटिटी का खोना। मेन फीचर्स क्या है? वॉइस ऑफ ओप्रेस, जो लोग खामोश थे उन्हें आवाज़ मिलती है, ये उनके दर्द को बयां करती है। ठीक है। कंटिन्यूएशन ऑफ फीचर, वॉइस ऑफ द ओप्रेस्ड। पोइट्स ओप्रेस लोगों की असली परेशानियों पर बात करते हैं। वो उनका पेन दुनिया को दिखाते हैं, उनकी सफरिंग्स बयां करते हैं, उनके साथ हुए इनजस्टिस के खिलाफ बोलते हैं, उनके एक्सप्लॉयटेशन को हाईलाइट करते हैं। वो चाहते हैं कि सोसाइटी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की प्रॉब्लम को समझे। आइडेंटिटी इस तरह की पोइट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। पोइट्स अपने लोगों को एनकरेज करते हैं अपने कल्चर पर प्राउड करने के लिए, अपने ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी लैंग्वेज और हिस्ट्री की रिस्पेक्ट करने के लिए। उनका मानना है कि हर कम्युनिटी की एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है। सोशल जस्टिस, ये पोएम समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाती है, ये डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बोलती है, इनइक्वालिटी के खिलाफ स्टैंड लेती है, एक्सप्लॉयटेशन का विरोध करती है, वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठाती है। पोइट्स सभी के लिए इक्वल राइट्स, डिग्निटी और जस्टिस की डिमांड करते हैं। ठीक है। लव फॉर नेचर, बहुत से ट्राइबल पोइट्स का नेचर के साथ एक गहरा कनेक्शन होता है। उनके लिए फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन्स और एनिमल सिर्फ नेचर का हिस्सा नहीं है, ये सब उनके कल्चर और फैमिली का एक अहम भाग है। उनके लिए नेचर इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, पीस, सर्वाइवल, आइडेंटिटी, ट्रेडिशन। ठीक है। फिर वुमेन्स एक्सपीरियंस, बहुत सी पोएम्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की वुमेन की परेशानियों पर बात करती हैं। ये पोएम्स इन मुख्य मुद्दों पर बात करती है, जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, उनका हार्ड वर्क, उनकी फ्रीडम, सेल्फ रिस्पेक्ट, समाज में इक्वालिटी। ये पोइट्री वुमेन को स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनने के लिए एनकरेज करता है। ठीक है। एग्जाम्पल, किम फिंग सिंग नोंग किन्नरी, उनकी पोइट्री मुख्य रूप से इन चीज़ों पर फोकस करती है। किन चीज़ों पर? ट्राइबल आइडेंटिटी, उनका कल्चर, नेचर, समाज में सोशल चेंज। वो अपने लोगों को अपने ट्रेडिशंस और कल्चर हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं। ठीक है। निर्मला पुटल, वो मुख्य रूप से इन विषयों पर लिखती हैं। किन विषयों पर? ट्राइबल वुमेन, पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन। उनकी पोएम वुमेन के लिए रिस्पेक्ट और इक्वल राइट्स की डिमांड करती है। ज्योति लांजेवार, उनकी पोइट्री इन मुख्य बातों पर आवाज़ उठाती है। दलित आइडेंटिटी, समाज में होने वाला सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी। वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जात पात के भेदभाव का कड़ी निंदा और अपोज करती हैं। नेक्स्ट क्या है? सुखीरता रानी, ये किन विषयों पर लिखती हैं? वुमेन, महिलाओं की ज़िंदगी और उनके संघर्ष, जेंडर इक्वालिटी, फिर फ्रीडम, सेल्फ रिस्पेक्ट। उनकी पोइट्री वुमेन को इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए इंस्पायर करती है। इम्पोर्टेंस ऑफ पोइट्री फ्रॉम द मार्जिन्स, ये पोइट्री रीडर्स को इन चीज़ों पर हेल्प करती है। किन चीज़ों पर? डिफरेंट कल्चर को समझने में, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करने में, इक्वालिटी और जस्टिस को सपोर्ट करने में, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की आवाज़ को सुनने में। ये सिखाती है कि हर इंसान इक्वल रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज़ डिजर्व करता है। पोइट्री कंक्लूजन में क्या है? पोइट्री फ्रॉम द मार्जिन्स उन लोगों को एक पावरफुल वॉइस देती है जिनको इग्नोर या ऑप्रेस किया गया है। ये आइडेंटिटी, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी, वुमेन राइट्स और लव फॉर नेचर जैसे थीम्स को हाईलाइट करती हैं। अपनी सिंपल पर पावरफुल लैंग्वेज से ये पोइट्स के फेयर और इक्वल सोसाइटी बनाने के लिए इंस्पायर करती हैं, जहाँ जिनको सभी को रिस्पेक्ट मिले। ठीक है। ये आगे कीवर्ड्स। नेक्स्ट क्या है? डिस्कस ट्राइबल आइडेंटिटी इन किम फिंग सिंग नोंग किन्नरी पोइट्री। ठीक है।
इनका जन्म 1964 में हुआ था। वो मेघालय के एक प्रसिद्ध इंडियन इंग्लिश पोइट हैं। वो खासी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उनकी पोइट्री मुख्य रूप से ट्राइबल आइडेंटिटी, कल्चर, ट्रेडिशन, नेचर और सोशल चेंज पर बात करती हैं। अपनी पोएम्स के जरिए वो ट्राइबल लोगों की आवाज़ को सामने लाते हैं। वो उनकी यूनिक लाइफस्टाइल और रिच कल्चर हेरिटेज को हाईलाइट करते हैं। वो चाहते हैं कि रीडर्स ट्राइबल कम्युनिटीज़ को समझें और उनका सम्मान करें। मीनिंग ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी। ट्राइबल आइडेंटिटी का मतलब है उनका कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन, लाइफस्टाइल, लैंग्वेज, ये सब कुछ। हर ट्राइबल कम्युनिटी की अपनी यूनिक चीज़ें होती हैं, जैसे उनकी अपनी लैंग्वेज, उनके फेस्टिवल्स, उनके सॉन्ग्स और डांस, उनके ट्रेडिशन, उनके रिलेशनशिप विद नेचर। इनका मानना है कि ये सारी ट्रेडिशन बहुत वैल्यूएबल है और इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? प्राइड। प्राइड इन ट्राइबल कल्चर। किनफिंग सिंगनोंग किन्नरी को अपने खासी कल्चर पर बहुत गर्व है। उनकी पोएम्स ट्राइबल लोगों को एनकरेज करती हैं अपनी ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करने के लिए, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व रखने के लिए, अपनी कस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी पर प्राउड फील करने के लिए। उनका मानना है कि हर कल्चर यूनिक है और रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। लव फॉर नेचर। नेचर उनकी पोइट्री का एक सबसे स्ट्रॉन्ग थीम है। ट्राइबल लोगों का इन सभी के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप होता है। किसके साथ? फॉरेस्ट के साथ, रिवर्स के साथ, हिल्स के साथ, एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ। उनके लिए नेचर सिर्फ खाना और शेल्टर का साधन नहीं है, ये उनके कल्चर और स्पिरिचुअल लाइफ का एक भाग है। उनकी पोएम्स याद दिलाती हैं कि नेचर को प्रोटेक्ट करने का मतलब ट्राइबल लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। सोशल चेंज। ट्राइबल सोसाइटी में आने वाले बदलावों पर भी लिखते हैं। मॉडर्न लाइफ की वजह से ये सब बदलाव आ रहे हैं। क्या सब? न्यू टेक्नोलॉजी, अर्बनाइजेशन, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, चेंजिंग लाइफस्टाइल्स। जहाँ ये चेंजेस नए अपॉर्चुनिटीज़ लाते हैं, वहीं ये ट्रेडिशन वैल्यूज़ को कमज़ोर भी करते जा रहे हैं। पोइट लोगों से कहते हैं कि प्रोग्रेस को एक्सेप्ट करें पर अपनी रूट्स को ना भूलें। ठीक है। इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट। पोइट्री का एक और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट। ये पोइट्री का एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया इक्वालिटी है। उनका मानना है कि ट्राइबल लोगों को ये सब मिलना चाहिए, इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन। उनकी पोएम डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बोलती है। वो सोसाइटी को एनकरेज करते हैं कि हर कम्युनिटी को बराबर वैल्यू दी जाए। प्रेजर्वेशन ऑफ कल्चर। पोइट का मानना है कि पुरानी ट्रेडिशन खोनी या डिसअपेयर नहीं होनी चाहिए। वो यूथ को एनकरेज करते हैं अपनी हिस्ट्री को लर्न करने के लिए, अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलने के लिए, ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी कल्चर को फ्यूचर जनरेशन तक पास कराने के लिए। इस तरीके से ट्राइबल आइडेंटिटी हमेशा जिंदा रहती है। राइटिंग स्टाइल। पोइट का स्टाइल बहुत सिंपल और मीनिंगफुल है। उनकी पोइट्री में क्या चीज़ें शामिल हैं? इजी लैंग्वेज, ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, कल्चरल सिंबल, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस। उनकी पोएम समझने में इजी है पर उनमें आइडेंटिटी और सोसाइटी के बड़े मैसेजेस होते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन इंग्लिश पोइट्री। पोइट ने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में ट्राइबल वॉइसेस को लाकर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है। क्या है? पोइट ने अपने कविताओं के जरिए क्या बड़े काम किए हैं? उन्होंने खासी कल्चर को एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाया है। उन्होंने ट्राइबल ट्रेडिशन की ब्यूटी को हाईलाइट किया है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ को चैलेंज और मुश्किलें फेस करते हैं उनके बारे में अवेयरनेस बढ़ाई है। उन्होंने समाज में कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट को एनकरेज किया। उनके इसी काम ने इंडियन इंग्लिश पोइट्री को और ज़्यादा रिच बना दिया। कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, किनफिंग सिंगनोंग किन्नरी की पोइट्री मुख्य रूप से ट्राइबल आइडेंटिटी, कल्चर, नेचर और इक्वालिटी को सेलिब्रेट करते हैं। वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एनकरेज करते हैं कि वो मॉडर्न लाइफ को अडेप्ट करें, पर उसको अडेप्ट करते हुए भी अपने ट्रेडिशन पर भी प्राउड फील करें। उनकी पोएम्स रीडर्स को याद दिलाते हैं कि हर कल्चर रिस्पेक्ट डिजर्व करता है और ट्राइबल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी सिंपल लैंग्वेज और पावरफुल आइडियाज़ के ज़रिए वो इंडियन इंग्लिश पोइट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट आवाज़ बन चुके हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द स्ट्रगल्स ऑफ ट्राइबल वुमेन इन निर्मला पटेल पोइट्री।
निर्मला पुटल एक इम्पॉर्टेंट आदिवासी महिला कवि हैं। वो मुख्य रूप से हिंदी में लिखती हैं। उनकी पोएम्स का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा जाता है। उनकी पोइट्री ट्राइबल वुमेन की लाइफ को दिखाती हैं। वो उनके पेन, स्ट्रगल और आइडेंटिटी पर लिखती हैं। वो इग्नोर्ड वुमेन को एक मजबूत आवाज़ देती हैं। उनकी पोएम्स पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट करती हैं। वो एक्सप्लॉयटेशन और जेंडर इक्वालिटी पर बात करती हैं। उनकी पोइट्री लॉस ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्या है, ट्राइबल वुमेन एंड सोशल स्ट्रगल्स। सोशल स्ट्रगल उनकी पोइट्री का मेन थीम है। ट्राइबल वुमेन रोज़ कई मुश्किलें फेस करती हैं। वो इन बड़ी समस्याओं से गुजरती हैं। किन समस्याओं से? पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, पुअर लिविंग कंडीशन, सोशल नेग्लेक्ट। उन्हें सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। पोएम्स उनका डेली सर्वाइवल संघर्ष दिखाती है। वो डिग्निटी के लिए रोज़ लड़ती हैं। पोइट उनकी लाइफ को रियलिस्टिकली प्रेजेंट करती हैं। जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी उनकी कविताओं का अहम मुद्दा है। ट्राइबल वुमेन डबल डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, एज अ वुमेन, एज अ ट्राइबल पीपल। उन्हें ट्रेडिशनल रूल्स के से कंट्रोल किया जाता है। उन्हें डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम नहीं मिलती। उनकी पोइट्री समाज से तीखे सवाल पूछती है। वो वुमेन्स राइट पर सवाल उठाती हैं। उनके पोएम्स कंप्लीट फ्रीडम की आज़ादी मांगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जेंडर इक्वलिटी जो भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस। निर्मला पुटल ट्राइबल वुमेन के शोषण को हाईलाइट करती हैं। बहुत सी ट्राइबल वुमेन ये सब फेस करती हैं। क्या? फिजिकल एंड इमोशनल अब्यूज़, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, सोशल इनजस्टिस। उनकी पोएम दिखाती हैं कि कैसे पावरफुल ग्रुप ट्राइबल कम्युनिटीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान वुमेन का ही होता है। लॉस ऑफ आइडेंटिटी। उनकी पोइट्री का एक और बड़ा थीम है अपनी आइडेंटिटी को खो देना। मॉडर्नाइजेशन और बाहरी दुनिया के इन्फ्लुएंस की वजह से ट्राइबल वुमेन इन सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट फील करती है। किन चीज़ों से? अपनी कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, रूट्स। ठीक है, वो ट्राइबल वुमेन को एनकरेज करती हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी और हेरिटेज के साथ जुड़ी रहें। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड रेसिस्टेंस। भले ही उनकी पोइट्री दुख दर्द को दिखाती है, पर ये ट्राइबल वुमेन की अंदरूनी ताकत को भी सेलिब्रेट करते हैं। उनके मुताबिक ट्राइबल वुमेन ब्रेव होती हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं, रिसाइलेंट होती हैं और डिटरमाइंड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेचर एंड ट्राइबल लाइफ। नेचर ट्राइबल वुमेन की ज़िंदगी से बहुत क्लोजली कनेक्ट करता है। वो पूरी तरह से इन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, फॉरेस्ट, रिवर, लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज। इसीलिए नेचर को बचाने का मतलब ट्राइबल लाइफ को बचाना है। राइटिंग स्टाइल। निर्मला पुटल का राइटिंग स्टाइल कैसा है? सिंपल और डायरेक्ट, इमोशनल एंड पावरफुल, रियलिस्टिक, वॉइस ओरिएंटेड। ठीक है, वो रोज़मर्रा की आम भाषा यूज़ करती हैं। इससे वो गहरे सोशल इश्यूज़ को क्लियर तरीके से समझाती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ हर पोइट्री। उनकी पोइट्री इन वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्राइबल वुमेन के स्ट्रगल्स पर अवेयरनेस बढ़ाती हैं। ये जेंडर इनइक्वालिटी को हाईलाइट करती हैं। ये सोशल जस्टिस को प्रमोट करती हैं। ये वॉइसलेस लोगों को एक मजबूत आवाज़ देती हैं। ये ट्राइबल कल्चर के लिए रिस्पेक्ट को एनकरेज करती हैं। ठीक है, इसके बाद कंक्लूजन। निर्मला पुटल की पोइट्री ट्राइबल वुमेन के संघर्ष को ब्यूटीफुली दिखाती है। वो उनकी पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन और लॉस ऑफ आइडेंटिटी पर बात करती हैं। साथ ही वो उनकी स्ट्रेंथ, करेज और रिसाइलेंस को भी हाईलाइट करती हैं। उनकी पोएम सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के लिए एक पावरफुल वॉइस है। वो सोसाइटी में ट्राइबल वुमेन के लिए रिस्पेक्ट, डिग्निटी और इक्वल राइट्स की मांग करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डिस्कस दलित आइडेंटिटी एंड सोशल जस्टिस इन ज्योति लांजेवार्स पोइट्री। हमारी वीडियो बहुत लंबी जा रही है, चलो कोई बात नहीं। ज्योति लांजेवार इंडियन लिटरेचर में एक इम्पॉर्टेंट दलित वुमेन पोइट हैं। उनकी पोइट्री दलित कम्युनिटीज़, खासकर दलित वुमेन के लिए रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पर फोकस करती हैं। वो किन बड़े मुद्दों पर लिखती हैं? सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट ऑपरेशन, आइडेंटिटी, डिग्निटी, सोशल जस्टिस। ठीक है, मीनिंग ऑफ दलित आइडेंटिटी। दलित आइडेंटिटी उन लोगों की पहचान है जिनको हिस्टोरिकली कास्ट सिस्टम में सबसे ज़्यादा नीचे रखा गया है। ठीक है, उन्होंने क्या चीज़ें फेस की हैं? अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, सोशल एक्सक्लूजन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, सोशल जस्टिस इन हर पोइट्री। सोशल जस्टिस उनके काम का एक सेंट्रल थीम है। वो अनफेयर कास्ट सिस्टम को कड़ी क्रिटिसाइज करती हैं। वो समाज में ये सब डिमांड करती हैं, क्या? इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, रिस्पेक्ट, डिस्क्रिमिनेशन का एंड। ठीक है, ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन।
उनकी पोइट्री कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की हार्श रियलिटी दिखाती हैं। दलित के साथ अक्सर समाज में अनफेयरली ट्रीट किया जाता है, उनके बेसिक राइट्स छीन लिए जाते हैं, उन्हें सोशल एक्टिविटीज़ से एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, फिर वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस, यह उनकी पोइट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। उनकी पोएम सिर्फ दुख दर्द के बारे में नहीं बल्कि उनके इनजस्टिस के खिलाफ फाइटिंग बैक के बारे में भी है। वो दलित लोगों को, खासकर वुमेन को, इन चीज़ों के लिए एनकरेज करती है, अपनी आवाज़ उठाने के लिए, बराबरी की मांग करने के लिए, समाज उत्पीड़न को रिजेक्ट करने के लिए, अपने अंदर आत्मसम्मान जगाने के लिए। उनकी पोइट्री प्रोटेस्ट और एम्पावरमेंट का एक टूल बनी है। ठीक है, फिर उनका राइटिंग स्टाइल देख लेते हैं। ज्योति लांजवार का राइटिंग स्टाइल बहुत यूनिक है। उनका स्टाइल बहुत सिंपल और डायरेक्ट है। उनकी पोइट्रीज इमोशनल और पावरफुल होती है। उनका काम प्रोटेस्ट ओरिएंटेड। उनकी पोएम बहुत रियलिस्टिक है। उनका हर पोएम फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग मैसेजेस होती हैं। वो बहुत क्लियर लैंग्वेज यूज़ करती हैं, इससे उनका मैसेज हर इंसान तक आसानी से पहुंच जाता है। इम्पॉर्टेंस, रेज अवेयरनेस अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये समाज में इक्वल और जस्टिस को प्रमोट करती है, दलित कम्युनिटीज़ को एक आवाज़ देती हैं, पॉजिटिव सोशल चेंज को एनकरेज करती हैं और वो इंडिया के दलित लिटरेचर में एक मेजर रोल प्ले करती हैं। ठीक है, कंक्लूजन, ज्योति लांजवार की पोइट्री दलित आइडेंटिटी और सोशल जस्टिस को स्ट्रांगली दिखाती है। उनकी पोएम्स दलित कम्युनिटीज़, खासकर दलित वुमेन के साथ हुए इनजस्टिस को एक्सपोज करती है। साथ ही वो लोगों में प्राइड, रेजिस्टेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाती हैं। उनकी पोइट्री इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी के लिए एक पावरफुल वॉइस है। अपनी सिंपल पर स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज से वो एक फेयर और जस्ट सोसाइटी की डिमांड करती हैं, एक ऐसी सोसाइटी जहां हर इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ हमारे शॉर्ट नोट्स आ गए, आप इनको देख लेना। ठीक है, ये आ गया। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।